Goal, nation's leading institute. हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टूडेंट्स AITS मेजर टेस्ट 6 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, पता है, तैयारी भी कर रहे होंगे एकदम जोर शोर से। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन, क्वेश्चंस क्या क्या पूछा है उसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि मैं देख रहा हूं इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 101 है। 101 एजर्सन रीजन दिया हुआ है और आपको उसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से दिया हुआ है। और क्या दिया है देखो, एजर्सन में लिखा है मॉर्फिन्स आर रेफर्ड टू एज ओपिएट्स। स्टूडेंट्स, ओपिएट्स मतलब क्या होता है हिंदी में अगर बोले तो नशा करने वाला, नशा वाला चीज जो होता है उसको ओपिएट्स कहते हैं, ठीक है ना, ऐसा समझो। तो मॉर्फिन्स आर रेफर्ड टू एज ओपिएट्स, ये करेक्ट है। स्टूडेंट्स, एनाल्जेसिक जो होता है ना वो दो तरह का है, ठीक है। एक कौन सा हो गया जिसमें तुम्हारा जैसे मॉर्फिन डाइएसिटेट हो गया, मॉर्फिन हो गया, ये सब किसमें आ जाता है, नारकोटिक में। और दूसरा होता है नॉन नारकोटिक, ठीक है। नारकोटिक क्या हो गया स्टूडेंट, तो नारकोटिक जो होगा उसको लेने से, यूज करने से स्लीपी टाइप का फील होगा या अनकॉन्शियसनेस टाइप का फील होगा, तो उसी का एग्जाम्पल है। फिर से मैं बोल रहा हूं, जो नारकोटिक एनाल्जेसिक होगा उसी का एग्जाम्पल है कौन, मॉर्फिन डाइएसिटेट एंड मॉर्फिन ऑल्सो, एक कोडीन भी होता है। तो मॉर्फिन इसका एग्जाम्पल है, तो ऑब्वियस सा बात है उससे स्लीपी या अनकॉन्शियसनेस लगेगा। तो पहला ऑप्शन वही, पहला जो दिया है वही दिया है कि मॉर्फिन्स आर रेफर्ड टू एज ओपिएट्स, दैट मींस इट इज करेक्ट। और रीजन दिया है कि मॉर्फिन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओपियम पॉपी। ओपियम पॉपी माने अफीम का पौधा, अफीम के पौधा से ये यू कैन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है मॉर्फिन, तो ये भी करेक्ट है। तो ये इसका रीजन भी करेक्ट है, इसलिए ओपिएट्स उसको कहा जाता है, ठीक है ना, ओपियम पॉपी से एक्सट्रैक्ट करने के कारण। तो इसमें आंसर जो होगा, बोथ एजर्सन एंड रीजन आर करेक्ट और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। 102 जो क्वेश्चन नंबर दिया है उसमें नोमेनक्लेचर का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102 को। IUPAC नेम आपसे पूछा गया है और देखो किस तरह का स्ट्रक्चर दिया है, CH3 CHBr, फिर CH से यहां CHO, फिर CH से CONH2, फिर CH से COCl और यहां COOH। स्टूडेंट्स, अगर इसमें देखें क्वेश्चन में तो मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड हैलाइड है, एमाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड है, ये सभी इसमें फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है। तो पॉलीफंक्शनल अगर रहता है तो प्रायोरिटी ऑर्डर देखना होता है हम लोगों को। इसमें सबसे प्रायर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे प्रायर फंक्शनल ग्रुप है, तो उसको छोड़ के बाकी के जो ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये सभी क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट। ब्रोमीन तो सब्स्टिट्यूएंट है ही है। अच्छा, COH जो है वो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग भी उसी के कार्बन से स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स। तो चलो नंबरिंग कर लिया जाए। तो ये हो गया 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया। अब सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम क्या क्या है, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम ब्रोमो, CHO का नाम फॉर्माइल सब्स्टिट्यूएंट की तरह, इसका नाम कार्बामोइल सब्स्टिट्यूएंट की तरह, और जो COCl है इसका सब्स्टिट्यूएंट की तरह नाम होता है क्लोरोकार्बोनाइल, ठीक है बेटा। तो चलो अब इस पूरे कंपाउंड का नाम लिखते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम किस में लिखना होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो देखो सबसे पहले B से ब्रोमो आएगा, तो कितने पे है, 5 ब्रोमो। उसके बाद देखो क्लोरोकार्बोनाइल कार्बामोइल, तो CH है, CAR है, तो ये पहले आएगा। तो 5 पे, सॉरी 3 पे ना, 3 पे आ गया कार्बामोइल। उसके बाद 2 पे क्या आ जाएगा, क्लोरो कार्बोनाइल, 2 पे क्लोरोकार्बोनाइल। 4 पे फॉर्माइल, इधर मैं लिख दे रहा हूं, तो 4 फॉर्माइल।
तो देखो सभी सब्स्टिट्यूएंट का नाम तो हमने लिख लिया, और 6 कार्बन का तो रूट वर्ड क्या होगा, हेक्स, प्राइमरी सफिक्स एन और ओइक एसिड, तो हेक्सानोइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड। अब गिवन ऑप्शंस में अगर मैच करें तो देखो सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है, 5 ब्रोमो, 3 कार्बामोइल, 5 क्लोरो, 2 क्लोरोकार्बोनाइल, ओके ठीक है, उसके बाद 4 फॉर्माइल, ये भी सही है, और हेक्सानोइक एसिड। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया स्टूडेंट्स, सेकंड ऑप्शन 102 का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको है वो अगेन क्वेश्चन नंबर 107, और ये बायोमॉलिक्यूल्स का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, देखो इंफॉर्मेटिव टाइप का क्वेश्चन है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स एंड बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन, ये किसके कारण होता है? तो स्टूडेंट्स डाइजेस्टिव जो यू कैन से डेफिशिएंट डिसऑर्डर होता है ना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, या कुछ बर्निंग टाइप का सेंसेशन होता है जैसे स्टोमैक में, इस तरह का, वो किसके कारण होगा? राइबोफ्लेविन, फर्स्ट ऑप्शन, जो विटामिन B2 है। फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूं इसको, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर एंड बर्निंग सेंसेशन स्किन का, माइंडेड, ठीक है, किसके कारण होगा? तो विटामिन B2 की डेफिशिएंसी के कारण, और उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? राइबोफ्लेविन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पे, और देखिए क्वेश्चन नंबर 108 में क्या कह रहा है, हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 108, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कंफर्मेशन, कंफर्मेशनल आइसोमर्स के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। एल्केन्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंफर्मेशन, ये तो बिल्कुल सही है, ये गलत तो नहीं है। अब जैसे कोई एल्केन है, ठीक है, अब जैसे मान लो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इथेन को ही ले। अब होता क्या है, कंफॉर्मर कैसे बनाते हैं, इस सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेट करते हैं। अब एक को फिक्स कर दिए, CHHH ये फिक्स है, इसको रोटेट कर देंगे। मान लो 1 डिग्री से रोटेट किए तो 1 पॉसिबल ओरिएंटेशन हुआ। मान लो 1.56 डिग्री से रोटेट किए तो एक और पॉसिबल ओरिएंटेशन हुआ। तो इस तरह से कंप्लीट रोटेशन अगर 360 से करें तो ऑब्वियस सा बात है इनफाइनाइट पॉसिबल ओरिएंटेशन होगा, और वो जो इनफाइनाइट पॉसिबल ओरिएंटेशंस होगा वही तो कन्फॉर्मर्स है स्टूडेंट। तो कोई भी कंपाउंड, ध्यान से सुनना, कोई भी कंपाउंड जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा उसका इनफाइनाइट कन्फॉर्मर्स पॉसिबल होगा। ठीक है ना, तो पहला स्टेटमेंट जो दिया है कि एल्केन्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स, ये तो सही दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन देखो, अच्छा दूसरा ऑप्शन डिस्कस करने से पहले मैं थर्ड स्टेटमेंट पढ़ता हूं, देखो उसके बाद सेकंड पढ़ेंगे। कहता है रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन एडजेसेंट बॉन्ड इज नोन एज टॉर्जनल स्ट्रेन। सही बात है, टॉर्जनल स्ट्रेन क्या होता है ना स्टूडेंट्स, जैसे मान लो हम लोगों ने लिखा इस तरह का HHCH3 CH3, ठीक है, H और H, जैसे ये एक कंपाउंड हमने लिखा ब्यूटेन। अब इसमें जरा देखो तुम, CH3 का ये वाला जो बॉन्ड पेयर है और ये वाला जो बॉन्ड पेयर है, ये एक दूसरे के जस्ट पीछे, तो इस दोनों के बॉन्ड पेयर्स में रिपल्सन ज्यादा होगा, इस दोनों बॉन्ड पेयर्स में रिपल्सन होगा, इस दोनों बॉन्ड पेयर्स में रिपल्सन होगा, और अभी सबसे ज्यादा होगा। ये फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म है ना, तो सबसे ज्यादा रिपल्सन अभी होगा। और ये जो स्टूडेंट्स बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, इसी को टॉर्जनल स्ट्रेन कहा जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ये जो रिपल्सन लगता है उसको क्या कहते हैं, तो टॉर्जनल स्ट्रेन। तो अभी टॉर्जनल स्ट्रेन ज्यादा है। यही अगर स्टैगर्ड फॉर्म बना देते, यही अगर हम लोग इसमें स्टैगर्ड फॉर्म बनाते, उसमें भी पर्टिकुलरली एंटी का बात करें, तो ये टॉर्जनल स्ट्रेन कम होता, लेकिन लगेगा तो लगेगा ही टॉर्जनल स्ट्रेन, है ना स्टूडेंट, सब में लगेगा। इसका जो बनाएंगे इसमें भी टॉर्जनल स्ट्रेन लगेगा। चलो, तो अब ऑप्शन पे आ जाते हैं फिर से। तो क्या कह रहा था, फर्स्ट तो सीख लिए थे, तीसरा रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन एडजेसेंट बॉन्ड इज नोन एज टॉर्जनल स्ट्रेन, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड क्या कह रहा है, देखो
कहता है रोटेशन अराउंड सीसी सिंगल बॉन्ड इज कंप्लीटली फ्री। स्टूडेंट्स, रोटेशन तो होता है सीसी बॉन्ड के अबाउट, लेकिन ये कंप्लीटली फ्री नहीं होता है, इस चीज को ध्यान देना है। तो ये जो दिया हुआ है ना कि रोटेशन सीसी बॉन्ड के अबाउट कंप्लीटली फ्री होता है, ये नहीं होता है। तो ये क्या होता है, ये इसको हिंडर करेगा, इसके रोटेशन को। जैसे इसी का ब्यूटेन का बात करो, CH3 CH2 CH2 CH3, इसके अबाउट जैसे फ्री रोटेशन होगा, लेकिन ये कंप्लीटली फ्री नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस तरह का जो बॉन्ड पेयर्स होगा, उसके बीच में जो रिपल्सन होगा, मतलब जो टॉर्जनल स्ट्रेन होगा, वो इसके रोटेशन को हिंडर करेगा कि नहीं। ये घूम रहा है, समझो जैसे एक कार्बन सिंगल बॉन्ड फ्री है, तो ये घूम रहा है, तो यहां जो ये ग्रुप सब लगा होगा, इसका 3 ग्रुप, इसका 3 ग्रुप, ये जैसे घूम रहा है, नजदीक आया एक के पीछे एक, तो ज्यादा हिंडर करेगा, थोड़ा दूर है तो और हिंडर करेगा, कम हिंडर करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? मतलब सीधा सा है कि जो इस बॉन्ड के अबाउट रोटेशन हो रहा है वो पूरा पूरा फ्री नहीं है। ये सभी ग्रुप्स जो हैं HHCH3, यहां भी HHCH3, ये इसके रोटेशन को प्रभावित करेंगे, हिंडर करेंगे। और एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एनर्जी बैरियर 1 से 20 किलो जूल पर मोल का होता है। तो सिंपल सा बात, ये जो ग्रुप्स लगे हैं HHCH3, यहां भी जो ग्रुप लगे हैं HHCH3, ये रोटेशन को हिंडर करेंगे, ठीक है। लेकिन ये लिखा है क्या ऑप्शन में, कंप्लीटली फ्री होता है, तो ये गलत है। और यही हमसे तो पूछा था, इनकरेक्ट कौन है? तो 108 का करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पे, और देखिए 110 में अब क्या कहना चाह रहा है। देखो, which one of the following compounds will give optically active product with Br2CCl4? तो फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है वो है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें अगर तुम Br2CCl4 दोगे तो पाई टूटेगा, एक Br यहां एक Br यहां, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। अब यहां पे कायरल सेंटर तो बन ही रहा है, देखो H है, Br है, CH3 है और ये CH2Br है, तो कायरल सेंटर बन रहा है, एक कायरल सेंटर है, तो ऑब्वियस सा बात है ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, इसके बाद सेकेंड ऑप्शन में CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिया है, ठीक है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें यही अगर तुम Br2CCl4 डालोगे तो CH2Br और CH2Br, तो इसमें तो कोई कायरल सेंटर डेवलप हुआ नहीं। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन दे रखा है इसमें वो है ट्रांस 2 ब्यूटीन। इधर देखो, C डबल बॉन्ड C, CH3 CH3 HH, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ट्रांस 2 ब्यूटीन। अब इसमें अगर Br2CCl4 दोगे तो ट्रांस एल्कीन है, एडिशन कैसा होगा, इसमें एंटी एडिशन होता है, एक Br ऊपर एक Br नीचे जुड़ता है, तो ट्रांस एल्कीन एंटी एडिशन, प्रोडक्ट जो बनेगा वो मीजो प्रोडक्ट बन जाएगा। यहां पे Br CH3H CH3H, तो ये हो गया मीजो, और मीजो क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। और फोर्थ दिया है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो पाई टूटेगा Br दोनों पे, फिर पाई टूटेगा Br दोनों पे, तो कायरल सेंटर जनरेट नहीं हुआ, तो इसीलिए इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112, और ये पॉलीमर्स का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, इंफॉर्मेटिव है बट समझना जरूरी है हम लोगों को। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 112 में क्या कह रहा है, मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं। फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है सबसे पहला बात, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स आर द ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर। एनसीईआरटी का लाइन ही है ये, ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर ओल्डेस्ट, सबसे मतलब बहुत पुराना है, ऐसे कह सकते हैं। पीएचबीवी पॉलीमर जो होता है ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है, तो देखो ऑप्शन में क्या लिखा है, पीएचबीवी पॉलीमर अंडरगोज बैक्टीरियल डिग्रेडेशन, सही है, ये भी करेक्ट है।
और सी में कहता है टेफ्लॉन इज केमिकली इनर्ट एंड रेसिस्टेंट टू अटैक बाय कोरोसिव रिएजेंट। ये भी करेक्ट है। तो ए बी सी यहां तक तो करेक्ट है ही। डी को देखो, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ये गलत है। ये जो बेटा पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल होता है ना, ये एडिशन पॉलीमर है, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH CN, ये क्या हो गया, एक्राइलोनाइट्राइल। अब इसको पॉलीमराइज अगर करोगे तो ये फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन पाई टूटेगा, CH2 CH से यहां CN लगा दो, ये वैलेंसी खाली, तो इसी को कहते हैं पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। तो क्लियरली तुमको दिख रहा है ये कैसा पॉलीमर हो गया, ये एडिशन पॉलीमर। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, कंडेंसेशन पॉलीमर, तो ये तो गलत हो गया डी। ई में देखो, ब्यूना एस इज अ होमोपॉलीमर, ये भी गलत है। ब्यूना एस जो बनता है इसका 2 मोनोमर यूनिट होता है, क्या क्या, एक तो 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है ना, 1,3-ब्यूटाडाइन, 1 2 3 4, ये हो गया। और दूसरा एस फॉर स्टाइरीन, मतलब PH CH डबल बॉन्ड CH2। तो एक से ज्यादा मोनोमर यूनिट, ये स्टाइरीन हो गया। एक से ज्यादा मोनोमर यूनिट अगर यूज होता है तो उसको होमोपॉलीमर नहीं कहते, कोपॉलीमर, ठीक है ना, या मिक्स्ड पॉलीमर कहते हैं। लेकिन इसमें क्या दिए रखा था कि होमोपॉलीमर है, तो डी और ई इसमें से रॉन्ग है, ए बी सी करेक्ट है। और इसलिए जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पे। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 113 में हम लोगों से क्या पूछ रहा है। 113 कहता है अमॉन्ग द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। अब समझो जरा सा, ये जो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है ना, कार्बोनाइल कंपाउंड, ये एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट होता है, क्योंकि डाइल्यूट NaOH ऐसा लिखा हुआ है के प्रेजेंस में। तो ये है क्या एक्चुअल में, दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो पहले एल्डोल बनाएंगे, उसका कंडेंसेशन करेंगे, तो इस तरह का प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। अब चलो देखते हैं फिर से इसमें क्या है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग पेयर्स व्हिच विल गिव अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH एट 100 डिग्री। तो ऑप्शंस देखो, अच्छा एल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना मैंडेटरी होता है, ये तो पता ही है तुमको। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, CH3CH CH3 CHO और C6H5 मतलब PH CHO, ये दोनों दिया और डाइल्यूट NaOH दिया। स्टूडेंट ये जो कंपाउंड दिख रहा है ना, ये एल्डोल कंडेंसेशन भी देता है, मतलब एल्डोल बनाता है, और केनिजारो भी देता है, दोनों। और इसकी ज्यादा टेंडेंसी इवन केनिजारो देने की होती है, एल्डोल देने की कम होती है। क्यों, तुम लोग साथ डबल सिंगल हाइड्रोजन तो है ही, तो फिर भी ये एल्डोल देने की टेंडेंसी कम क्यों हुई, क्योंकि ये 2 CH3 ग्रुप जो है ना, ये प्लस आई से इसको डोनेट कर रहा है, और प्लस आई से डोनेट करने के कारण इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा, स्ट्रेंथ वेरी लेस। अब एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ही कम है, तो तुम खुद सोचो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर कम है तो डाइल्यूट NaOH एल्डोल कंडेंसेशन का फर्स्ट स्टेप में OH माइनस बेस की तरह बिहेव करता है, तो ये बेस तो इस पे अटैक करना ही नहीं चाहेगा। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, करेगा तब तो एल्डोल कंडेंसेशन भी देता है, मतलब एल्डोल देता है। समझ में आ रहा है बात। लेकिन बहुत कम एसिडिक होने के कारण इसकी टेंडेंसी एल्डोल देने की कम होती है। तो केनिजारो रिएक्शन देता है, और केनिजारो रिएक्शन में तुमको पता है जो OH माइनस है NaOH का, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो न्यूक्लियोफाइल को तो इस पे अटैक करना है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं खास। समझ में आ रहा है बात। तो अब बात उठता है कि ठीक है, फिर भी एल्डोल थोड़ा सा भी देगा ना, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनना चाहिए, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड।
तो थोड़ी देर के लिए हम अगर इसमें एल्डोल कंडेंसेशन करा भी दें तो क्या होगा, सोचो प्रोडक्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले H+ इसका हटेगा, यहां पे माइनस आएगा, वो हो गया न्यूक्लियोफाइल, और वो न्यूक्लियोफाइल इस पे जाके अटैक कर लेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा जरा सोचो, PH, यहां CHOH, और अब न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल H को हटा दो, यहां पे यही है ना न्यूक्लियोफाइल, तो जोड़ दो यहां से, तो सिंगल बॉन्ड C से 2 ठो CH3 और COH। ये होगा। अब बेटा कंडेंसेशन होगा कैसे, यहां से OH, यहां तो H है ही नहीं ना, यहां पे OH है, यहां तो H है ही नहीं, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड कैसे बनाएगा ये, तो ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं बनाएगा फर्स्ट, ठीक है। अच्छा ऑप्शन ये दे रखा था। सेकेंड ऑप्शन जो है उसमें देखो C6H5CHO दिया है, सेकेंड में PHCHO और HCHO। अब दोनों में से किसी में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल कंडेंसेशन कहां से देगा, तो ये आंसर भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन जो दिया हुआ है उसको जरा देखो, एक तो PHCHO दिया हुआ है और CH3CH2CHO, CH3CH2CHO, ये बिल्कुल देगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इससे तुम एल्डोल बनाओ पहले, इसका न्यूक्लियोफाइल बनेगा यहां पे माइनस और इस पे अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बोलो, PH CHOH और यहां न्यूक्लियोफाइल तब तो CH CH3 COH, ये बनेगा। अब अगर इसको हीट करोगे, कंडेंसेशन कराओगे, तो यहां से OH, यहां से H हटेगा और यहां डबल बॉन्ड आएगा ना, तो जो प्रोडक्ट बना वो तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड बना ना, मतलब प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, PH CH डबल बॉन्ड C CH3 COH। तो देख लो इसका ये अल्फा, ये बीटा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बन रहा है। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ भी जो ऑप्शन दिया है CCH3 होल 3 CHO, अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, और HCHO अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो एल्डोल नहीं देगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 116। तो चलिए देखते हैं 116। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें एक क्वेश्चन तुमसे ये भी पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन गिव बोथ एल्डोल कंडेंसेशन एज वेल एज केनिजारो रिएक्शन। तो उसका जो आंसर होगा स्टूडेंट्स वही होगा C से 2 CH3 और CHO, जिसमें बता रहे थे एसिडिक स्ट्रेंथ उसके हाइड्रोजन का कम है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कौन सा है हमारे पास 116। CHCl3 दिया है, क्लोरोफॉर्म, एयर और HNO दिया है। तो क्लोरोफॉर्म को एयर और ऑक्सीजन मिलता है तो फॉस्जीन गैस बनाता है, तुमको पता है, ये बनाएगा यहां से COCl2, ठीक है, प्लस HCl भी बनता है, हमको इससे मतलब COCl2। आगे देखो ये हो गया X। अब इसमें बेंजीन और एनहाइड्रस AlCl3, इसमें दिया गया क्या क्या, बेंजीन और एनहाइड्रस AlCl3, और साथ में ये बेंजीन जो है ये एक्सेस लिखा हुआ है, ये भी ध्यान दो। क्या होगा समझना, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन यहां होने वाला है। सबसे पहले क्या होगा, ये AlCl3 जो दिया है एनहाइड्रस, ये यहां से Cl माइनस खींचेगा, Cl माइनस खींचेगा तो बना क्या, COCl प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करेगा और क्या बना लेगा, PHCOCl। अब AlCl3 तो स्टूडेंट्स रिकवर हो जाता है, अलग से लेने का एक्सेस में जरूरत नहीं है, तो ये फिर AlCl3 इसके इस Cl माइनस को खींचेगा और यहां से क्या बनेगा, तो PHCO प्लस आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और बेंजीन तो एक्सेस में है ही, इस पे अटैक कर लेगा और यहां से क्या जुड़ जाएगा, बेंजीन, तो CO, इधर भी PH, इधर भी PH, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा PHCO PH, ठीक है, बेंजोफिनोन। तो चलो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखो PHCO PH, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास इसमें अगेन एक एजर्सन रीजन का क्वेश्चन है और फिर से ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। 123 देखो क्या कह रहा है, वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स
मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट। स्टूडेंट्स वाटर सॉल्युबल विटामिन होता कौन सा है? तो बी सीरीज का जो भी है और सी विटामिन सी, ये कौन सा होता है? वाटर सॉल्युबल विटामिन। एक होता है फैट सॉल्युबल, उसमें कौन सा होता है? ए डी ई के, ये सब फैट सॉल्युबल। तो स्टूडेंट्स जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है उसमें विटामिन B12 को छोड़ दो तो और किसी कोई भी विटामिन हमारे बॉडी में जो है वो रह नहीं पाता, मतलब स्टोर नहीं रह पाता है, तो वो यूरिन के साथ कंटिन्यूअसली एक्सक्रीट होते रहता है। तो यही इसमें दिया हुआ है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट। तो सही है, रेगुलरली डाइट के थ्रू लेना पड़ेगा क्योंकि वो बॉडी में तो स्टोर होगा नहीं। ठीक है, तो एजर्सन करेक्ट है। रीजन क्या दिया है? दीज आर रेडिली एक्सक्रीटेड इन यूरिन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, ये तो अभी बताया। तो एजर्सन भी करेक्ट, रीजन भी करेक्ट, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर क्या होगा इसका स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो 123 का हो गया फर्स्ट। इसके बाद 123 के बाद जो हम लोगों के पास क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं कौन सा है। 133 है स्टूडेंट्स। देखो 133 क्वेश्चन में क्या कह रहा है हम लोगों से। देखो, which one of the following compounds will show enantiomerism? ठीक है, मतलब किसका इनेंसियोमर बन सकता है, समझ रहे हो ना बात को? तो चलो ऑप्शन को देखो 133 में। तो CH3 CH3, इसमें कोई कायरल सेंटर बन ही नहीं रहा है। ये कहां, ये कायरल सेंटर कहां है? प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जा रहा है इसमें। ठीक है, तो कोई कायरल सेंटर इसमें है ही नहीं, तो ऑप्टिकली एक्टिव कहां से होगा? इनेंसियोमेरिज्म कहां से शो करेगा? सेकेंड ऑप्शन जो है ये भी तो इसी तरह से दिया है, कोई कायरल सेंटर नहीं है, कोई ऐसा कंडीशन नहीं बन रहा है इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी का। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है उसमें बन रहा है। देखो थर्ड ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रहा है थर्ड में। OH और यहां पे CH2OH। देखो कायरल सेंटर बन रहा है कि नहीं? बन रहा है ना, यहां OH, एक H है, इधर बढ़े तो O, इधर बढ़े तो C, तो चारों ग्रुप अलग अलग हुआ, कायरल सेंटर हो गया। यहां पे देखो तो एक H हो गया, एक ये हो गया, दो इधर बढ़ो अलग अलग है, तो ये भी एक सेंटर, कायरल सेंटर हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा स्टूडेंट्स, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं दिख रहा है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इनेंसियोमेरिज्म शो करेगा। फोर्थ जो दे रखा है वो भी नहीं शो करेगा, उसमें भी सिमेट्री दिख रहा है आपका। फोर्थ ऑप्शन कुछ ऐसा दिया हुआ है, देखो O फिर ऐसे OH, इसमें भी सिमेट्री है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड। आते हैं अगला क्वेश्चन 134। और देखिए क्वेश्चन नंबर 134 में क्या पूछ रहा है हम लोगों से। कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट बी इसमें पूछ रहा है और सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिया है। चलिए देखते हैं। तो C6H5CHO माने PHCHO प्लस CH3CHO NaOH हीट, ऐसा दिया हुआ है। पहले इसका प्रोडक्ट बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो ये तो इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है, एल्डोल कंडेंसेशन ये देगा, इसमें नहीं है। तो यहां से पहले न्यूक्लियोफाइल जनरेट करो, तो इसको OH माइनस दोगे तो पहले क्या बनेगा? CH2 माइनस COH। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह ये जो बेंजल डिहाइड दिया इस पे जाके अटैक करेगा। अभी जैसा देखे थे क्वेश्चन इस तरह का, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पे अटैक किया, यहां ओपन किया, क्या प्रोडक्ट बना यहां से? यहीं से देखो PH CH, O माइनस होगा फिर वो OH हो जाएगा, तो OH आगे बढ़ो CH2 COH, यही होगा। अब फर्दर इसको अगर हीट किया जाए तो यहां से OH, यहां से H, वाटर निकल जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो PH CH डबल बॉन्ड CH COH, ये बना। और ये जो प्रोडक्ट बना NaOH हीट, तो ये बन गया A। अब इसमें AgNH3 होल 2 प्लस OH और सेकंड में हाइड्रोलिसिस। तो स्टूडेंट्स ये टॉलेंस रिएजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड कर देगा। तो यहां से क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखो ऊपर में लिख रहे हैं, यहां पे
PH CH डबल बॉन्ड CH COOH, ये बन जाएगा B। ठीक है, तो चलो ऑप्शन मिला लो इसमें, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 134 का। चलिए अब सेक्शन बी में आते हैं केमिस्ट्री में, और इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिख रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 138। देखते हैं 138 क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछ रहा है। देखो, कहता है इन द गिवन रिएक्शन, इस तरह का दिया है, X रिएक्टेंट है, O3H2OZn, मतलब ये कौन सा ओजोनोलिसिस हो गया? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और इसका जो प्रोडक्ट दिया है, देखो क्या दिया है, CH3CO CH2 का होल 3, मतलब CH2 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 फिर CO CH3, और कहता है कि ये ओनली प्रोडक्ट है। तो आपसे X पूछ रहा है कि X क्या है। क्लियर हो रहा है बात? अब देखो इसको कैसे करेंगे, डायरेक्ट या तो ऑप्शन से कर सकते हो कि ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें ओजोनोलिसिस करा के देख लिए कि किससे प्रोडक्ट ये बन रहा है, और नहीं तो सीधा क्या करो ना, ये O2 निकाल दो यहां से, और मतलब ये कार्बन डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएगा। समझ रहे हो बात को? ये कार्बन इस डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएगा। तो कितने मेंबर का रिंग बना, काउंट करो, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले क्या करो ना, तुम 5 मेंबर का एक रिंग बना डालो। अब इसको जैसे ले लो, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, तो तुमने 1 और 5 को जोड़ा, तो मान लो ये 1 है ये 5 है, या ये 1 है ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, कैसे भी ले सकते हो। अच्छा, डबल बॉन्ड किसके किसके बीच में होगा? 1 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड, कहीं भी दे दो ना, किसी को 1 किसी को 5 ले लेता है। जैसे ये 1 हो गया तो 1 2 3 4 5, 1 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड। 1 पे भी एक CH3 है, 5 पे भी एक CH3 है, तो 1 पे भी एक CH3 और 5 पे भी एक CH3। तो डायरेक्ट आंसर यहां से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। या ऑप्शन में जब ये दिया तो ओजोनोलिसिस करो, तो ये दोनों टूटा, डबल बॉन्ड हो, फिर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो गया फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, एक क्वेश्चन है 140, याद रखने वाला क्वेश्चन है। देखो क्या कहते हैं, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल। तो हीमोग्लोबिन में स्टूडेंट्स क्या होता है? आयरन, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। करेक्ट आंसर फोर्थ होगा, ये तो याद रखने वाला क्वेश्चन था। तो 140 के बाद आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से क्वेश्चन नंबर 143 दिया है। चलो देखते हैं 143 में क्या कह रहा है। देखो सबस्ट्रेट जो दिया हुआ है वो इस तरह से बेंजीन में लगा, यहां CHO OCH3OH, और रिएजेंट जो दिया वो ZnHg प्लस कॉन्क HCl दिया हुआ है। ठीक है, Y क्या कहता है, क्या होगा Y? यहां Y दिया हुआ है, प्रोडक्ट बोलता है क्या होगा। तो स्टूडेंट ये जो रिएजेंट है ZnHg प्लस कॉन्क HCl, ये क्लीमेंसन का रिएजेंट है। ये रिडक्शन क्या कहलाता है? क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक है ना, क्लीमेंसन रिडक्शन में एल्डिहाइड या कीटोन का जो C डबल बॉन्ड O है वो कन्वर्ट हो जाता है CH2 में। तो ये जो CHO है ये तो कन्वर्ट होगा, ये C डबल बॉन्ड O CH2 और HCH3 में, तो ये हो गया CH3। अब स्टूडेंट्स ऑप्शन को अगर देखोगे तो किसी किसी में क्या, इस OH को भी ये Cl कर दिया है। अब तुम सोचो मतलब होता क्या है, अगर मान लो थोड़ा सा इसको होल्ड करते हैं, मान लो एक कंपाउंड ये ऐसा रहता और यहां OH रहता, इसको अगर HCl मिल जाता ZnCl2, तो यहां ये HCl OH को Cl में कन्वर्ट कर देता, लेकिन यहां तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं। अरे O पे लोन पेयर सिग्मा पाई, यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो यहां क्या SN1 या SN2 होगा क्या? OH हटके यहां Cl लग पाएगा? नहीं ना, तो ये OH एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसमें सिर्फ CHO जो है वही CH3 में कन्वर्ट हो पाएगा। तो करेक्ट आंसर देखो इस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। OH इसमें कुछ भी नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। उसके बाद देखो 144 में क्या कह रहा है, इन विच रिएक्शन प्रोडक्ट इज हाइड्रोकार्बन।
तो सिंपल फर्स्ट ही ऑप्शन है स्टूडेंट, CH3COOK और इसका इलेक्ट्रोलिसिस। ये कौन सा रिएक्शन हो गया याद करो, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। हम लोग हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। क्या होता है, RCOK है तो सबसे पहले ये फ्री रेडिकल जनरेट करेगा CH3 डॉट R डॉट। अब ये CH3 डॉट दूसरे CH3 डॉट के साथ कंबाइन करके CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन का फॉर्मेशन करेगा। एंड दिस इज रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट स्टूडेंट्स, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो इसका तो यही फर्स्ट आंसर ही इसका हो जाएगा 144 का। आगे क्वेश्चन है 148, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। ये किसका हो गया, एवरीडे लाइफ का। अब इसमें देखो एक ही बार में दिख, ऑप्शन सुनो, इंसुलिन, एस्कॉर्बिक एसिड, पेनिसिलिन, एल्बुमिन। तो क्लियरली पता चल रहा है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, 149 को देखते हैं। 149 में हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है, देखो एक रिएक्शन, सेट ऑफ रिएक्शन लिखा ए में दिया आपका H2 निकेल बना बी में दिया NaNO2 और डाइल्यूट H2SO4 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और कहता है कि इससे जो प्रोडक्ट बना है वो CH3CH2OH। तो ए क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां गिवन ऑप्शंस में देखे ना तो ए हो जाएगा CH3CN। कैसे, चलो मैं इसको एक्सप्लेन करके बताता हूं। तो CH3CN में H2 निकेल, ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इसको कंप्लीटली रिड्यूस करेगा। तो पाई तोड़ के HH, फिर पाई तोड़ के HH, तो क्या बना यहां से प्रोडक्ट, यहां से बन गया CH3CH2NH2। ठीक है ना, ये हो गया B, ये A था, ये B। अब इसमें क्या किया, ये दिया NaNO2 और डाइल्यूट H2SO4। स्टूडेंट जैसे ही हम लोग NaNO2 प्लस HCl इस तरह का देखते हैं ना, या NaNO2 प्लस H2SO4, तो दिमाग में आता है डाइजोनियम सॉल्ट बनाने का। लेकिन एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट बिल्कुल ही स्टेबल नहीं होता है। एरोमेटिक वाला तो 0 से 5 डिग्री पे स्टेबल भी होता है। एलिफेटिक डाइ जैसे RN2 प्लस है, तुरंत डिकम्पोज होगा, N2 निकलेगा और R प्लस बनेगा। और डाइल्यूट H2SO4 दिया है तो R प्लस पे वाटर अटैक करके ROH एल्कोहल बनाता है। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा बोलो, ये N2 प्लस बनेगा, बट उसको वो क्या होगा, तुरंत डिसोसिएट हो जाएगा, N2 निकल जाएगा, और CH3CH2 प्लस बनेगा, वाटर अटैक करके क्या बना लेगा फाइनली, CH3CH2OH। और यही तो पूछ रहा था। इसका मतलब इसमें करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 150। इसमें क्या कह रहा है, देखो CH3CH2CH2CH3, इसमें कह रहा है कि कौन सा कैटलिस्ट दें जिससे कि प्रोडक्ट CH3CH3CH3 ये ऑफ दें। अब सिंपल सा है, एक बार रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखो, तो रिएक्टेंट 4 कार्बन का ये स्ट्रेट चेन है और इसमें 3 का चेन और यहां ये सब्स्टिट्यूएंट लगा। दैट क्लियरली मीन्स दिस रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ आइसोमेराइजेशन। और एल्केन का आइसोमर अनब्रांच्ड से ब्रांच्ड एल्केन अगर बनाना हो स्टूडेंट्स, अनब्रांच्ड से ब्रांच्ड एल्केन अगर बनाना हो तो हम लोग AlCl3 यूज करते हैं इसके लिए। ठीक है, AlCl3 ऑप्शन अगर देखें तो AlCl3HCl जो सेकेंड ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, होप करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से प्रिपेयर करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।